का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें चुनी गई हैं मनी सेंट्रल में। आज खबरें बहुत सारी थी, 15 से ज़्यादा खबरें ऐसी हैं जिन पर आज विश्लेषण करेंगे हम मनी सेंट्रल में। क्या कुछ खास है, देखिए आप ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे, सस्ता हो सकता है खाने का तेल। खाद्य तेल की महंगाई कुछ कम हो सकती है, क्या वजह है ये जानेंगे। 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंची बेरोजगारी दर। टाटा स्टील के नतीजों में क्या छिपा है। कच्चे तेल की कीमतों में क्यों आई गिरावट। किन विदेशी कंपनियों ने लगाया अदानी स्टॉक्स में पैसा, पता नहीं चल रहा है कहां गुत्थी हटके, ये समझेंगे। और क्यों संकट में फंस गई गो फर्स्ट एयरलाइंस ने कल दिवालिया होने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू की है, आवेदन दिया है। क्या हो गया, देखते देखते जो फ्लाइट्स कल तक उड़ रही थीं, परसों तक उड़ रही थी, अचानक क्यों सारी ज़मीन पर आ गई। क्यों संकट में फंस गई है एविएशन एयरलाइंस। क्या है भारत में एविएशन के पीछे ऐसा कुछ कि कोई एयरलाइंस हर 10 साल में कोई ना कोई एयरलाइंस डूबने की कगार पर आ जाती है। ये समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत खाद्य तेल की खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार ने खाद्य तेल रिटेलर से खाने के तेल की कीमतें घटाने को कहा है। खाद्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घटने की वजह से अधिकतर रिटेलर्स ने कीमतें तो घटाई हैं, लेकिन ये घटी हुई कीमतें अभी नाकाफ़ी हैं। इसे देखते हुए जितनी गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई है, सर कितनी गिरावट आई है और कितनी अभी हम सस्ता होने की उम्मीद कर सकते हैं। शुभम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से जो कीमतें घटी हैं वो 10 से लेकर 15% तक और 16% तक हैं, अलग अलग किस्म के खाद्य तेलों के मामले में या खाद्य तेलों के कच्चे माल के तौर पर। सरकार ने पिछली बार भी जब कंपनियों से कहा था, और जो खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियाँ हैं जिनको हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स कहते हैं, उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने करीब 5 से 6% की कमी की थी। करीब 5 लीटर से 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास खाद्य तेल की कीमतें वो कटौती की गई थी। सरकारें मान रही है, खाद्य मंत्रालय मान रहा है कि जितनी कीमतें पूरी दुनिया के बाजार में घटी हैं उस अनुपात में भारत में खाद्य तेल सस्ता नहीं हुआ है, इसलिए अभी 6 से 8% तक कीमतों में कमी की गुंजाइश और है। हालांकि कंपनियों का कहना है कि उन्होंने इसके पहले दौर में ही कीमतों को कम कर दिया था, लेकिन फिर भी महंगाई की संभावना को देखते हुए सरकार फिर उद्योग पर दबाव बना रही है कि खाद्य तेल की कीमतों में कटौती की जाए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत अगर कोई कंपनी बेची जाती है तो मिलने वाली राशि में कर्मचारियों के बकाये का भुगतान को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कंपनी एक्ट 2013 से जुड़ी एक याचिका पर यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मोजरबेयर कर्मचारी यूनियन की उस याचिका को निरस्त कर दिया जिसमें कंपनी एक्ट में इस तरह के प्रावधान से जुड़े नियमों को हटाने की मांग की गई थी। सर, इस फैसले का मतलब क्या है, क्या असर करेगा ये फैसला। शुभम, ये बेहद चौंकाने वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर हम इसके पीछे जाएं तो हमें याद होगा कि जेट एयरवेज के इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा या बड़ी चुनौती ये थी कि जेट एयरवेज के कर्मचारियों के बकायेदारी को लेकर जो याचिका की गई थी कंपनी लॉ बोर्ड में, उसको लेकर मामला उलझता रहा और बाद में चीज़ें सहमति से सामने नहीं आ पाई। इस फैसले के बाद भारत में बंद होने वाली कंपनियों में कर्मचारियों के हितों को लेकर बड़ा सवाल उठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि आईबीसी प्रक्रिया के तहत जब किसी कंपनी की बैंक्रप्सी होती है और उसका रेजोल्यूशन या उसका निस्तारण शुरू किया जाता है तो उस प्रक्रिया में कहीं भी लेबर्स के, कर्मचारियों के ड्यूज शामिल नहीं होते। उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको कि तकनीकी भाषा में वाटरफॉल मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसमें कंपनी पर किस क्रेडिटर की कितनी बकायेदारी है उस बकायेदारी के क्रम में वसूली की प्रक्रिया से निकले हुए पैसे को दिया जाता है। मान लीजिए अगर एक्स कंपनी बिकती है, उस कंपनी के रिकवरी से 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं तो जो बड़े क्रेडिटर्स हैं उनको पहले पैसा दिया जाएगा, उसमें बैंक महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद बाकी फिनेंशियल क्रेडिटर्स के बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आते हैं। और इसका एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है जो कानून में तय की गई है। इस प्रक्रिया में कहीं भी लेबर या कर्मचारी के जो बकाये हैं डूबी हुई कंपनी पे या संकट में फंसी कंपनी पे वो शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में और भी ज़्यादा स्पष्टता कर दी और इसको लेकर अब सवाल भी उठेंगे कि किसी भी कंपनी के पुनर्गठन में या बैंक्रप्सी में कर्मचारियों के वेतन को या उनकी देनदारियों को वरीयता पर नहीं रखा जा सकता। अप्रैल के दौरान देश में बेरोजगारी दर 4 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल में बेरोजगारी दर 8.11% रही, जो दिसंबर के बाद सबसे बड़ा मासिक स्तर है। मार्च में 7.8% पर थी ये दर।
अप्रैल के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 9.81% रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये कम होकर 7.34% पर आई है। सर, शहरों में बेरोजगारी दर बढ़ने की वजह? जो शहरों में बेरोजगारी दर अब करीब करीब 2.5 के अंक के आसपास पहुंच रही है, 10% के आसपास पहुंच रही है। CMI का आंकड़ा बताता है कि शहरों की बेरोजगारी दर 9.81% है, यानी 10% से थोड़ा कम है, और ये पिछले महीने के दौरान की तुलना में बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट आई है, 7.47% पिछले महीने से 7.34% दिखाई दी है। शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ने की बड़ी वजह है संगठित क्षेत्र में निकासी, छटनी और कर्मचारियों की कमी है। इस आंकड़े को आप 2-3 और अलग आंकड़ों के संदर्भ में देख सकते हैं। शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी के आंकड़े को आप फॉर्मल जॉब्स की संख्या में कमी के आंकड़े से देख सकते हैं, जो EPFO की तरफ से आता है, और इसके अलावा जो IT इंडस्ट्री में पुनर्गठन चल रहा है, कंपनियों की छटनी हो रही, वो आंकड़ा भी यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि पिछले 1 साल से लगातार अगर आप देखें तो भारत के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 7% से ऊपर ही बनी हुई है। 7 से बल्कि 1.5 साल से 2 साल मान लें कोविड के बाद के समय से। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 6% से ऊपर है, कभी कभी 8% तक भी जाती रही है। यानी शहरी इलाकों में अभी भी पर्याप्त रोजगार नहीं बन पा रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक उस समय की परिस्थिति है जब भारतीय अर्थव्यवस्था अगली तिमाही में सुस्ती और आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट के दौर में जाने वाली है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी IBM ने अपने यहाँ नई भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला किया है। कंपनी ने आने वाले वर्षों में करीब 7800 लोगों की नौकरी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदलने का फैसला किया, यानी कि 7800 लोग जो काम करते थे वो काम अब एक टेक्नोलॉजी करने लगेगी। कंपनी के CEO अरविंद कृष्णा ने ये जानकारी दी है। आपको याद आया होगा, हमने एक इकोनॉमिकम में जब बात की थी ChatGPT पर, जब बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, तो ये कहा था कि आने वाले दिनों में ये जो छटनियाँ हो रही हैं ये लोग वापस नहीं रखे जाएंगे अगर चीज़ें सुधर भी गई। क्योंकि AI इनकी जगह ले लेगा। आप इस इकोनॉमिकम को तो देखिएगा सर, जिस बात का डर था वही होने लगा। हाँ, पहली बार दुनिया की एक सबसे बड़ी तकनीक कंपनी और कंप्यूटर कंपनी IBM ने कहा कि वो नौकरियों में छटनी की जा रही है जहां AI आने वाला है, और इस बात की आशंका पहले दिन से थी। जैसा शुभम ने आपको संकेत दिया कि हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। सूचना तकनीक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा नौकरियां जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही है। IBM ने उसकी शुरुआत कर दी है, और ख़ास तौर पर वो प्रोसेसेस जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के या कई तरीके के डेटा मैनेजमेंट के जो प्रोसेस थे, जहां पहले लोग हायर किए जाते थे, वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आ गए हैं। IBM की तरफ से स्पष्ट रूप से कह देने के बाद आपको ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के IT स्पेस में अब कम से कम इस तरह के काम जिनके लिए IBM AI का इस्तेमाल कर रही है, बाकी कंपनियाँ भी उसका इस्तेमाल करेंगे, और इसलिए IT सेक्टर में ये नई क्रांति नए रोजगार लेकर नहीं आएगी, बल्कि रोजगारों में कमी लेकर आएगी। कितनी कमी होगी, कितना नुकसान होगा, रोजगारों में कितनी छटनी होगी, इस पर हमने विस्तार से इकोनॉमिकम में बात की है। इस इकोनॉमिकम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नौकरियों का क्या होगा यार, ये है उसका टाइटल। प्रमुख स्टील कंपनी टाटा स्टील का मुनाफा जनवरी से मार्च तिमाही में 82% घटा है। कंपनी को 1705 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जो 1 साल पहले इसी अवधि में 9756 करोड़ रुपए का था। ऑपरेशनल रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 9% घटे हैं, 62,961 करोड़ रुपए रहे हैं, जो 1 साल पहले इसी तिमाही में 69,323 करोड़ रुपए हुआ करते थे। कंपनी के बोर्ड ने प्रतिशत 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड की घोषणा जरूर की है। सर, टाटा स्टील के नतीजों में सबसे गौर करने वाली बात क्या है? टाटा स्टील के नतीजों में रिकॉर्ड मुनाफे की गिरावट है जो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन टाटा स्टील के नतीजों के भीतर से एक बड़ा अलार्म बज रहा है, या एक खतरे का लाल बल्ब जल रहा है। वो टाटा स्टील की यूरोप की सब्सिडरी को लेकर है, खासतौर से यूके की सब्सिडरी को लेकर। इन घोषणाओं के दौरान टाटा स्टील ने सूचना दी कि उसने अपनी यूके की जो सब्सिडरी है, यूके की जो शाखा है टाटा स्टील की, उसका स्ट्रेस टेस्ट कराया था, उसका रिव्यू कराया था कामकाज का, और वहाँ ये पता चला है कि ये इकाई संकट में है। वहाँ लिक्विडिटी की समस्या है, महंगाई के कारण मांग नहीं है, और कच्चे माल की आपूर्ति जो यूक्रेन से होती थी उसमें भी कमी आई है, और वो सप्लाई चेन भी टूट गई है, और इसलिए इस इकाई को आर्थिक रूप से गहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इस इकाई में हुए नुकसान का असर हमें टाटा स्टील के नतीजों पर दिखाई दिया है। अगर यूरोप की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से विस्तार नहीं हुआ तो ये इकाई संकट में हो सकती है, बल्कि इस यूके की इकाई के मामले में टाटा स्टील की तरफ से ये भी कहा गया है, महत्वपूर्ण बात है, ये कहा गया है कि उसने यूके गवर्नमेंट से सहायता के लिए भी बात करनी शुरू की है, क्योंकि कंपनी की इकाई मुश्किल में है। यूके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद की उम्मीद की गई है ताकि इसे संचालित किया जा सके। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कि क्या जो तूफान शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का, उसके बीच में टाटा स्टील की यूके की इकाई खड़ी भी रह पाएगी या नहीं।
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने देश की ब्रॉडकास्टिंग और केबल इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के दायरे में लाने का प्रस्ताव दिया है। ट्राई ने यह प्रस्ताव सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपा है। टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए ट्राई ने प्रस्ताव दिया है। सर, क्या सिफारिशें की हैं ट्राई ने? टीआरआई ने एकमुश्त कई सारी सिफारिशें अलग अलग की हैं। पहली चीज़ तो ये बहुत पुरानी मांग थी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की, केबल नेटवर्क्स की, कि उन्हें ब्रॉडकास्टिंग उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए। इससे उन्हें बाजार में लोन लेने में और टैक्स में कई तरीके की रियायत मिलती है। इसके अलावा टीआरआई ने एक पूरी अन्य एक डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम को बनाने की भी का प्रस्ताव भी दिया है, जिसमें कि वेबसाइट्स को ब्लॉक करना, दूरसंचार विभाग से लाइसेंस की मंजूरी लेना, स्पेक्ट्रम संबंधी फीस जमा करना, बहुत सारे रेगुलेटरी रिव्यूज़ को सिंप्लीफाई करना, इसके कई सारे महत्वपूर्ण नियम घोषित प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क का विस्तार करती हैं, उसका रोल आउट करती हैं, उसकी प्रक्रिया को भी पारदर्शी और ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी, और उसकी पहचान और उसके प्रमाणन की व्यवस्था को भी आधुनिक करने की बात कही गई है। जुआ खेलने को बढ़ावा देने वाली मोबाइल ऐप्स पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्यों को पत्र लिखा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आउटडोर मीडिया पर बैटिंग ऐप्स के विज्ञापन पर रोक लगाएं। एडवाइजरी में केंद्र ने लिखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पहले ही बैटिंग ऐप्स के विज्ञापन पर रोक लगी, लेकिन आउटडोर मीडिया का सहारा लेकर ये कंपनियां अभी भी विज्ञापन कर रही हैं। इसे रोके जाने की ज़रूरत है। सर, किन ऐप्स की बात हो रही है? ये रुक नहीं पा रहा है। आईपीएल के साथ हम भारत में बहुत सारे ऐसे ऐप्स देख रहे हैं जिसमें लोग क्रिकेट में बैटिंग करते हैं। आप देख, असंगति ये है या इस पूरे मामले में दो अलग अलग तरीके की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही। एक तरफ केंद्र सरकार का जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विभाग है, वो सरकारों से ये कह रहा है कि उसका प्रचार रोक दें, पर वो खेल नहीं रोक पा रहा है। खेल चलने दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रचार को बाहर होर्डिंग लगा कर आउटडोर में से रोका जा सके। आपको याद होगा कि पिछले साल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल माध्यमों से, टीवी माध्यमों पर से भी ये कहा था कि वो इस तरीके के विज्ञापनों का प्रचार बंद कर दें जिसमें सट्टेबाजी, जुआ या खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद कई जगह प्रचार माध्यमों ने इसके प्रचार बंद कर दिए थे। लेकिन ये एक दूसरा पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि बेटिंग का और गैम्बलिंग के ऐप्स का कारोबार और बाजार भारत में लगातार बढ़ता चला जा रहा है और बड़ी संख्या में गैम्बलिंग और बेटिंग ऐप काम कर रहे हैं, जबकि गैम्बलिंग और बेटिंग पूरे देश के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधित है। उसके बाद भी ऑनलाइन ये हो रहा है। इसका एक पहलू ये भी है कि इन ऐप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं, इन्हें चलाने वाली कंपनियां हैं, उनके बेस भी भारत से बाहर हैं। और इस पर भी सवाल उठा है कि जो गेमिंग कंपनियां हैं जो इस तरीके की सुविधाएँ दे रही हैं, उनके ऊपर भारत के रेगुलेशन का नियंत्रण भी नहीं है। अब बात कच्चे तेल की। दो बड़ी खबरें आई। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $74 के भी नीचे आ गया, जो करीब 5 हफ्ते का निचला स्तर है। दूसरी तरफ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी सीरा ने एक अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के जिस तेल पर यूरोप में रोक लगी थी आयात करने के लिए, उसका बड़ा हिस्सा नियमों का उल्लंघन कर यूरोप पहुंच रहा है और इसका जरिया बताया गया है भारत को। सर, पहला सवाल कीमतों पर। कीमतों में इतनी गिरावट क्यों? चीन का जो कल आंकड़ा आया वो बहुत सरप्राइजिंग था। चीन के आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी की उम्मीद के बजाय जिस तरह से उत्पादन में गिरावट दिखी, उसका असर हमें कच्चे तेल की कीमतों के सेंटीमेंट पर बाजार में दिखाई पड़ा और कच्चे तेल की कीमतें बीच में खिसक कर शायद $70 से नीचे भी चली गई। और यह दबाव कच्चे तेल की कीमतों पर तब दिखाई दे रहा है जब इसी महीने से ओपेक का फैसला लागू होने वाला है, जिसमें कि उत्पादन में कटौती की जा रही है। इसका मतलब इसके दो बड़े अर्थ हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावनाएं और गहरी हो रही हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करेगा, मांग में कमी आएगी। एक ये। दूसरा, चीन की अर्थव्यवस्था में जितनी तेज रिकवरी की, जितनी तेज मांग की उम्मीद थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। और अब इस सूरत में क्या ओपेक देश एक बार और कटौती का फैसला लेंगे उत्पादन में कमी का? क्योंकि अब ये कीमतें उनके सहनीय स्तर से, उनका जो अपना स्तर है $75 और $80 का, उससे नीचे जाती दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा कि सऊदी प्रिंस और सऊदी सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा था, जब पिछली बैठक में फैसला लिया गया था, तब ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओपेक देश अपने उत्पादन में और कटौती करेंगे। इसलिए हो सकता है अगले कुछ दिनों में ओपेक देशों की बैठक में उत्पादन में कटौती की घोषणा की जाए, जिससे कि कीमतों को फिर वापस $80 के आसपास पहुंचाने में उन्हें मदद मिल सके। सर, सीरा की रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? सीरा की रिपोर्ट का दिलचस्प है और महत्वपूर्ण रूप से चौंकाने वाली भी है। सीरा ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि यूरोप के जिन देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया था कच्चे तेल की बिक्री के लिए, पूरे सैंक्शंस लगाए थे, वो सारे सैंक्शंस छिन्न भिन्न हो गए, उनका बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ा। सीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो रूस का कच्चा तेल था वो भारत के जरिए
क्लीन होकर यानी रिफाइन होकर पेट्रोल और डीजल और गैसोलीन में बदल कर यूरोप के देशों में गया। इंडिया ने करीब करीब मार्च 2023 के बाद से अपना जो ऑयल का इंपोर्ट था या रूस का जो ऑयल के इंपोर्ट में 2 गुने से ज़्यादा बढ़ोतरी की, और भारत से यूरोप जाने वाले जो निर्यात था उसमें 3 गुने की बढ़ोतरी हुई। और ये बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि रूस का कच्चा तेल भारत आ रहा था और भारत से रिफाइन होकर वहाँ यूरोप के देशों को मिल रहा था। और इस पूरी प्रक्रिया को सीरा ने कहा है कि भारत में कच्चे तेल की, रूस के प्रतिबंधित कच्चे तेल की लॉन्ड्री के तौर पर काम किया है। भारत ने की रिफाइनरीज लॉन्ड्रोमेट्स के तरह से काम कर रही थी, जहां प्रतिबंधित रूस का कच्चे तेल आ रहा था और यूरोप में जा रहा था। यानी यूरोप के देश जो प्रतिबंध लगा रहे थे वे परोक्ष रूप से रूस का ही तेल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो भारत के जरिए जा रहा था। करीब करीब भारत ने रशिया के क्रूड का जो इम्पोर्ट है भारत को, वो पिछले 1 साल में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है और रूस भारत का सबसे बड़ा तेल पार्टनर हो चुका है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत के लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। भारत की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें वहीं रहीं। यह सारा तेल रिफाइन होकर यूरोप के बाज़ारों में गया है। यूरोपियन सिक्योरिटीज़ और मार्केट अथॉरिटी यानी एस्मा ने भारत की 6 क्लियरिंग कंपनियों को दी मान्यता वापस ले ली। एस्मा ने रिजर्व बैंक और सेबी को 30 अप्रैल तक एक एग्रीमेंट करने का समय दिया था, जिसके तहत एस्मा को भारतीय क्लियरिंग कंपनियों की मॉनिटरिंग का अधिकार मिलता। लेकिन रिजर्व बैंक और सेबी ने एस्मा के साथ ये करार नहीं किया। सर, ये पूरा मामला क्या है और ये क्या वापस ले ली गई मान्यता? यूरोप का जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, उसके नियमों के मुताबिक किसी भी तीसरे देश में अगर वहाँ के निवेशक या यूरोप के निवेशक या बॉन्ड इन्वेस्टर्स कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनकी क्लियरिंग कराने के लिए जो क्लियरिंग हाउसेस काम करते हैं, उन्हें उनका ऑडिट और उनके अप्रूवल की ज़रूरत एस्मा के जरिए होती है। ये लगभग वैसी स्थिति है जैसे कि यूरोप में ज्यूरिख से या जिनेवा से या लंदन से कोई इन्वेस्टर्स भारत में स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदता है और उन शेयर की क्लियरिंग होकर क्लियरिंग हाउसेस से वो शेयर उस निवेशक के नाम होता है। तो जो क्लियरिंग करने वाली एजेंसी है, उसे एस्मा के नियमों के तहत ऑडिट की ज़रूरत है। इस मामले पर भारतीय नियामक सेबी, आरबीआई और यूरोपियन एस्मा के बीच में लंबी खींचतान चली 6 महीने तक। भारत की तरफ से एस्मा भारतीय बैंकों पर प्रतिबंध, विदेशी बैंकों पर भारत में क्लियरिंग रोकने पर प्रतिबंध लगाने की भी धमकी दी गई। एस्मा से बातचीत हुई लेकिन रास्ता नहीं बना और अंततः एस्मा ने भारत के क्लियरिंग हाउसेस के ऊपर 6 क्लियरिंग हाउसेस पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑडिट के और अपने आंकड़ों की समीक्षा की सूचना नहीं दी। इसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है और एनएससी आईएफएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। ये प्रमुख 6 क्लियरिंग बॉडीज़ हैं। अब इनसे अमेरिका के यूरोप के से आने वाले निवेश की और यहाँ से खरीदे गए शेयरों की क्लियरिंग नहीं हो पाएगी। यह फैसला बाजार को थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हालांकि एक पक्ष का कहना था कि इसके बाद भी इस क्लियरिंग की प्रक्रिया में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बात नहीं बनी है और इसका असर भारत में होने वाले विदेशी निवेश पर आने वाले समय में दिखाई भी दे सकता है। अदानी ग्रुप को सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी के अधिग्रहण के लिए करीब $5 अरब के कर्ज की वापसी के लिए कर्जदारों से 12 से 18 महीने की मोहलत मिल गई है। इस मोहलत को अदानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब अदानी ग्रुप को कर्ज लौटाने के लिए ज़्यादा समय मिल गया है। हालांकि ग्रुप की तरफ से कर्ज का कुछ हिस्सा तय अवधि से पहले ही चुकाया जा चुका है, लौटाया जा चुका है। इस बीच मंगलवार को अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी टोटल और अंबुजा के तिमाही नतीजे भी घोषित हुए। अदानी टोटल के मुनाफे में करीब 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि अंबुजा सीमेंट का मुनाफा 2% बढ़ा है। एक खबर इस बीच और आई ग्रुप से जुड़ी, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। खबर ये थी कि अदानी स्टॉक्स में विदेश से निवेश करने वाली कंपनियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। सर, ये क्या है पूरा मामला? जैसा हमने कल चर्चा की थी कि सेबी अब इस पड़ताल में लगा हुआ है कि जो 12-14 बड़े ट्रांजैक्शंस अडानी समूह के स्टॉक्स में विदेशी कंपनियों के जरिए हुए हैं, उनके बारे में पता चल सके कि वो विदेशी निवेशक कौन थे, उनके मालिक कौन थे, उनके पीछे कौन से, ताकि वो चेहरे समझ में आ सकें जिनसे निवेश हुआ है। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस पर, इन्हीं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के ऊपर अडानी समूह के कामकाज में पारदर्शिता का सवाल है। जो ताज़ी अपडेट उसके साथ आ रही, जो हमारे पास सूचना आ रही है, उसमें स्विट्जरलैंड में और यूरोप के कुछ हिस्सों में ऐसे निवेशक हैं जिनके बारे में, उनके पीछे कौन सी कंपनी खड़ी हुई थी, इसके बारे में जानकारी भारत के नियामकों को नहीं मिल पा रही है। यानी
किस विदेशी निवेशक ने एफआईज के नाम पर अडानी समूह के शेयरों में खरीदारी की थी, उसके पीछे कौन था, इसकी सूचना नहीं है। सेबी ने अपनी स्थापित प्रक्रिया के तहत अडानी समूह में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों की ओनरशिप इन्फॉर्मेशन मांगी है, क्योंकि उसी के जरिए पता चलाया जा सकता है कि जो एफआई पैसा लगा रहा है उसमें पूंजी किसकी है, ओनर किसका है। लेकिन इस मामले में जानकारी नहीं मिली है। स्विट्जरलैंड के नियम इस मामले में रोकते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं उनके जरिए भारत की सरकार को और सेबी को द्विपक्षीय आधार पर एक कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर ये जानकारियां सामने आएंगी। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। एविएशन सेक्टर में एक और एयरलाइन डूबने की कगार पर पहुंच गई है। वाडिया समूह की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने दिवालिया होने के लिए आवेदन किया है। भारी कर्ज के बोझ की वजह से कंपनी की आर्थिक सेहत बिगड़ी हुई है। ऊपर से खराबी के कारण कंपनी के 28 विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। कर्ज को लेकर कंपनी का डिफॉल्ट करने की आशंका बढ़ गई है, जिसे देखते हुए गो फर्स्ट ने दिवालिया के लिए आवेदन किया। इस बीच कंपनी ने 5 मई तक अपनी सभी उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। सर, पहला सवाल, अचानक इस संकट में क्यों फंस गई गो फर्स्ट? गोफस्ट का संकट पिछले करीब 6 महीने से चल रहा था। भारत की सारी एविएशन कंपनियों को कोविड के दौरान झटका लगा था। स्पाइस, इंडिगो, विस्तारा, और सबसे ज़्यादा नुकसान गोफस्ट को हुआ था। पर गोफस्ट का विवाद इंजन्स को लेकर है। गोफस्ट ने एयरबस के A320 नियो विमान खरीदे थे, जिसमें प्रैट एंड विटनी के इंजन्स लगे हुए हैं। ये वो कंपनी है जो एयरबस को इंजन सप्लाई करती है। इससे नए इंजन्स मिलने थे, और क्योंकि मौजूदा इंजनों में खराबी थी और उसके कारण भारत का जो नियामक था DGCA, वो गोफस्ट के जहाज़ को ग्राउंड कर चुका था। जहाज़ नहीं उड़ रहे थे तो कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा था, और कैश ना होने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी। प्रैट एंड विटनी के साथ कंपनी का विवाद चला। सिंगापुर के कोर्ट से फैसला भी आया। उस सिंगापुर के कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि कम से कम 10 इंजनों के पुर्जों की आपूर्ति प्रैट एंड विटनी करे। लेकिन फिर भी गोफस्ट के मालिकों और प्रैट एंड विटनी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर सहमति नहीं बन पाई, और अंततः कंपनी के एक एक करके एयरक्राफ्ट ग्राउंड होते चले गए। इंजन की आपूर्ति नहीं हो पाई, और अब कल स्थिति आई कि अचानक चौंकाते हुए गोफस्ट ने बैंकरप्सी की अर्जी डाल दी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर, और घोषित रूप से भारत की पहली ऐसी एयरलाइंस जिसने जाकर स्वयं अपनी बैंकरप्सी फाइल की। ऐसी स्थिति में आ गई वाडिया समूह से संचालित ये कंपनी है। इसके बाद काफ़ी बाजार में काफ़ी कोहराम मचा, अलग अलग तरीके से इसके असर हुई, जिस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। पर इंजन की समस्या और आपूर्ति की समस्या को लेकर किसी कंपनी के बैंकरप्ट होने का ये पहला अपने तरीके का पहला मामला है। कंपनी हालांकि एविएशन सेक्टर में कंपनियां बैंकरप्ट होती हैं, बीमार होती हैं, खर्चे और नुकसान बढ़ने के कारण, पर इंजन की सप्लाई को लेकर सप्लायर के साथ बात ना बनने के कारण भारत की एक एयरलाइंस जो कि नो फ्रिल्स एयरलाइंस थी, गोफस्ट, वो अब ज़मीन पर है। उसके सारे जहाज 28 ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा उसका बेड़ा ज़मीन पर है, और अब कंपनी की आर्थिक स्थिति है कि उसके पास फिलहाल फ्यूल का पैसा देने के लायक भी कैश नहीं है। सर, तो कौन कौन से बैंकों पर चोट पड़ेगी? जब दिवालिया होंगे तो निश्चित तौर पे बात है जिन्होंने कर्ज दिया है उन पर असर आएगा। हाँ, और उसका असर आज हमें बाजार पर दिखाई दिया। 4-5 बड़े बैंक हैं जिन्होंने कर्ज दे रखा था। इसमें एक्सिस बैंक है, इसमें IDBI बैंक है, इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अब डाइचे बैंक भी इसमें शामिल है। तो जो बैंक्स बाजार में सूचीबद्ध थे उनके स्टॉक्स में आज हमने तेज गिरावट भी देखी। और ये जो बड़ी देनदारी है, करीब 4000 करोड़ रुपए से ऊपर की देनदारी है जो हमें दिखाई दे रही है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है, IDBI बैंक है। गो फर्स्ट पर इतना कर्ज है, और अब कंपनी अगर उसके कैश फ्लो टूट चुके हैं, जहाज नहीं उड़ रहे हैं, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ी हुई है, ऐसी स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं था कि वो दिवालिया होने के लिए आवेदन कर दे। इसके बाद बैंक बुरी तरह लड़खड़ा गए हैं, क्योंकि बैंकों को एविएशन सेक्टर से अचानक इस तरीके की क्राइसिस की उम्मीद नहीं थी। अभी बैंक एक एविएशन सेक्टर की क्राइसिस से एक बड़ी कंपनी के डिफॉल्ट होने से जूझ ही रहे हैं, जो कि जेट एयरवेज है। उसका मामला अभी बैंकरप्सी कोर्ट में फंसा हुआ है। उसके लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्रेडिटर्स को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तब तक एक एयरलाइंस और जाकर कतार में खड़ी हो गई, जो कि बैंकरप्सी के दरवाजे पर है, जहां पर जाकर फिर वही पुरानी प्रक्रिया शुरू होगी। कंपनी कर्ज नहीं चुका पाएगी, फिर इसके एसेट्स के साथ कर्ज चुकाने की कोशिश की जाएगी। सर, तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बाद गो फर्स्ट अब उड़ पाएगी? बड़ा मुश्किल है शुभम। हमने देखा है कि एविएशन कंपनियां जब बैंकरप्ट होती हैं या ख़त्म होती हैं तो उन्हें दोबारा खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। हमने जेट एयरवेज की परिस्थिति देखी। 2 साल से जेट एयरवेज को चलाने की, खड़े करने की हर संभव कोशिश हो रही है, पर जेट के जहाज उड़ नहीं पाए दोबारा, क्योंकि एविएशन कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल काफ़ी फ्रेजाइल होता है, काफ़ी नाजुक होता है।
छोटी मोटे घटनाक्रमों के कारण भी इस पर बड़ा असर होता है। ये मामला ऐसा है गोफर्स्ट का जिसमें कि जो दो में प्रैट एंड व्हिटनी का ज्यूरिडिक्शन अमेरिका में है, एक सप्लायर और कंपनी के बीच का एग्रीमेंट है। सरकार इसमें एक सीमा से अधिक दखल नहीं कर सकती क्योंकि ये दो कंपनियों के बीच का मामला है। हालांकि कल सरकार की तरफ से कहा गया कि वो हर संभव मदद करेगी गोफर्स्ट को, लेकिन आज की परिस्थिति में अब गोफर्स्ट के जो देनदारियां हैं, कंपनी को होने वाला नुकसान है, उसकी स्थिति उसे देखते हुए गोफर्स्ट के लिए दोबारा खड़े हो पाना मुश्किल है। और जब तक वो खड़े हो पाएगी तब तक बाजार से उसका बड़ा हिस्सा निकल चुका होगा। और इसलिए आज आप देखिए बाजार में दो तरीके के घटनाक्रम हमें दिखाई दिए। शेयर बाजार आमतौर पर ऐसी घटनाओं का सबसे दिलचस्प और सबसे ऑथेंटिक आईना होता है, वो बताता है। एक तरफ गोफर्स्ट को पैसा देने वाले बैंक्स के शेयर डूब रहे थे, दूसरी तरफ गोफर्स्ट की प्रतिस्पर्धी कंपनियों के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, इंडिगो और स्पाइस के। स्पाइस जो वैसे ही संकट में है, किनारे खड़ी हुई थी, उसका स्टॉक भी आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो रूट्स जो सर्किट्स गोएयर के जहाज़ों के बंद होने से खाली हुए हैं, उन पर इंडिगो और विस्तारा और स्पाइस जैसी कंपनियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चूंकि टाटा की कंपनियां भी लिस्टेड नहीं हैं, तो दो जो लिस्टेड कंपनियां, उन दोनों लिस्टेड कंपनियों पे बाजार में आज काफ़ी एक्टिविटी दिखाई दी, क्योंकि उन्हें गोएयर के ट्रैफिक के नुकसान का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें गोएयर के लिए दोबारा खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि एक तो कर्ज बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये जो इंजनों की समस्या है वो पिछले एक साल में हल नहीं हो पाई है। सर एक सवाल और, आपने कहा पहले जेट थी, उससे पहले अगर हम देखें तो किंगफिशर थी, अब गोफर्स्ट है। भारत में एविएशन सेक्टर को लेकर कौन सा ग्रहण लगा, ये उड़ नहीं पाता, स्वस्थ नहीं रह पाता? और उससे पहले से भी आप देखें अगर, तो भारत में एविएशन कंपनियों के बंद होने का इतिहास तो बहुत पुराना है। एनईपीसी, लुफ्थांसा, एक के बाद एक, एयर डेक्कन, सहारा, बहुत लंबी सूची है भारत में। जिस दिन से भारत में एविएशन सेक्टर का उदारीकरण हुआ है, ओपन स्काई पॉलिसी आई है, उसके बाद से 10-12 साल से ज़्यादा कोई कंपनी खड़ी नहीं दिखती। जेट एयरवेज आई, 10 साल बाद खत्म हो गई। जेट एयरवेज से पहले जो कंपनियां थीं वो नहीं चली, तो हमने उन कंपनियों को डूबते हुए देखा। एयर इंडिया चलने ना चलने में बराबर थी, क्योंकि एयर इंडिया चल भी रही थी चूंकि सरकार की पूंजी और सब्सिडी पे चल रही थी, नहीं तो घाटा बना रही थी। नहीं तो एयर इंडिया भी इसी तरह से बंद हो चुकी होती। एयर इंडिया बिकी तो उसे आगे चल रही, तो अब शायद उसके आगे चलने की उम्मीद है टाटा की तरफ से। अभी भी एयर इंडिया की सर्विसेज को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो अगर आपको ये दिखाई देगा कि भारत के पिछले 25 साल के एविएशन के इतिहास में देखें तो किसी कंपनी की आयु लंबी साबित नहीं हुई है। कंपनियाँ 8-10 साल ही चल पाती हैं। उसकी बड़ी वही वजह है कि एविएशन सेक्टर का पूरा बिजनेस मॉडल भी दबाव में है। सबसे ज़्यादा लागत एविएशन कंपनियों की फ्यूल को लेकर होती है। जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा होता है। भारत में एटीएफ पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, कंपनियों की उड़ानों की लागत बढ़ती चली जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी छोटा मोटा घटनाक्रम होता है, पर्यावरण की दृष्टि से, मौसम की दृष्टि से, बीमारी की दृष्टि से, तो एविएशन कंपनियों के खर्चे तो बढ़ जाते हैं, पर उनकी सेल्स पर, बिक्री पर, उनकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अभी कोविड के दौरान हुआ है। गोफर्स्ट की स्थिति ये है। एयर इंडिया अभी कर्ज से उबर कर खड़े होने की कोशिश कर रही है। स्पाइस जेट में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, संकट है स्पाइस जेट के भीतर। केवल इंडिगो एक ऐसी बड़ी एयरलाइन है जिसे आप मान सकते हैं कि पूरे भारत में अभी बेहतर ढंग से चल रही है, हालांकि उसके भी फिनांसेस पर दबाव दिखाई दे रहा है। तो एविएशन सेक्टर में बड़ी उथल पुथल है भारत के में, जो हर 10 साल बाद हमें होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन की तरफ से फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के अधिग्रहण के बाद मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार में अधिकतर बैंकों में गिरावट देखने को मिली। शेयर बुरी तरह टूटे। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका में कुछ और बैंकों के सामने संकट पैदा हो सकता है, जिस वजह से शेयरों में 5% से लेकर 28% तक की गिरावट आई। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व आज यानी बुधवार को ब्याज दरों पर फैसला लेगा। संभावना जताई जा रही है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक फिर से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में कर्ज की दर, नीतिगत दर 5% पर पहुंच जाएगी, 5% का आंकड़ा छू लेगी। सर पहला सवाल, ब्याज दरों में बढ़ने की क्या संभावना है? 5% की ब्याज दर अमेरिका में थोड़ी अप्रत्याशित है, खासतौर पर अगर हम आप पुराने पॉल वॉलकर वाले दौर को छोड़ दें तो उसके बाद से 1980-85 के बाद से अमेरिका ने इतनी ऊंची ब्याज दर पिछले दशकों में नहीं देखी। अमेरिका में सस्ते कर्ज का एक पूरा लंबा दौर रहा है। लेकिन अब फेडरल रिजर्व बहुत गहरी दुविधा में फंसा हुआ है। दुविधा ये है कि अमेरिका में महंगाई की दर 5% पर के आसपास बनी हुई, जिसे 2% पर लाया जाना है, और जब तक वहाँ तक नहीं आ जाती तब तक फेडरल रिजर्व महंगाई की लड़ाई को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि महंगाई बड़ी
चुनौती है। तो इसलिए अगर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और होती है तो फिर वही साइकिल होगा कि डॉलर में मजबूती आएगी, दुनिया में मंदी की संभावनाएं और ज़्यादा गहरी होंगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जो मैक्रो इकोनॉमी के आंकड़े आ रहे हैं वो परस्पर अंतर्विरोधी हैं। मंदी की संभावना भी दिखती है पर उपभोक्ताओं की मांग भी बनी हुई है, बेरोजगारी बढ़ने के संकेत कम हैं, रोजगार बन रहे हैं, काफ़ी कुछ मिला जुला परिदृश्य, एक तरफा दिशा में अर्थव्यवस्था जाती नहीं दिखाई दे रही। तो इसलिए संभावना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी और उस बढ़ोतरी का असर हमें दुनिया के अन्य बाजारों पर दिखाई देगा। यूरोप में भी महंगाई की दर वापस दिखने लगी है। बीच में हमने महंगाई में गिरावट देखी थी पर यूरोप के बाजारों में भी महंगाई की दर 7% से ऊपर निकल रही है। सर बैंकिंग संकट पर बात करें तो ये कितना गहरा है? ये संकट अब ज़्यादा गहरा हो गया। 3 बैंकों को हमने सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में संकट को देखा है। और कल अमेरिका के जितने भी छोटे और मझोले बैंक हैं उन्होंने, उनके कंसोर्टियम ने फेडरल रिजर्व से और जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है FDIC, इससे अपील की कि वो 2 साल तक जो मिड साइज़ के बैंक्स हैं उनमें जो लोगों का जमा है उसकी गारंटी दें और उसकी लंबे समय तक गारंटी दें। $2,500 के आसपास तक की लिमिट है जो अभी स्थापित है। $2,500 तक का बीमा किसी भी अमेरिका के बैंक में रखे हुए पैसे का FDIC की तरफ से मिलता है। लेकिन इन बैंकों का कहना है कि इनके पास जितना डिपॉजिट जमा है उस पर गारंटी दी जानी चाहिए। पैनिक का, खतरे का, संकट का इस तरह इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो पूरा मझोला या मिड साइज़ का बैंकिंग स्पेस है वो किस तरह डरा हुआ, लड़खड़ाया हुआ है। इसलिए जब फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कोलैप्स हुआ, लास्ट में JP मॉर्गन ने उसे बचाया, उसको खरीदा, उसके बाद अमेरिका के बैंकिंग उद्योग में राहत नहीं आई बल्कि संकट और बढ़ने के संकेत दिखाई देने लगे। मिड साइज़ के बैंकों के स्टॉक्स बुरी तरह टूटे। अमेरिका के नियामकों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें किस दिशा में अभी फ़िलहाल जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक बैंक, 3 बैंक एक साथ सामने कोलैप्स हो चुके हैं। क्या अमेरिका के नियामक मिड साइज़ बैंकों के लिए कुछ बदलाव करेंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति ने 15 दिन पहले ये भी कहा था कि अमेरिका के मिड साइज़ बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, उनमें चीज़ें ठीक की जानी चाहिए। पर नियमों में बदलाव किया गया था जिसे बाद में सरकार बदलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने बदल दिया था, उसका नुकसान हमें अभी फ़िलहाल होता दिखाई दे रहा है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और फेडरल रिजर्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि शुभम एक और बैंक भी कोलैप्स हुआ अमेरिका में, इसके बाद छोटा बैंक और भी कोलैप्स हुआ, तो उसका कंटेजियन, उसका फिर असर हमें पूरी दुनिया के बैंकिंग उद्योग पर दिखाई देगा। 3 हमारे सामने बैंक अभी डूबते हुए सामने दिख रहे हैं। सर इस बीच IMF भी सलाह दे रहा है भारत को, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को कि अभी आप मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल टाइट रखिए, महंगाई को मत छोड़िए। क्या आपको लगता है RBI अपनी जो दिशा में चल रहा है फिर उससे उल्टा लौटेगा? IMF की सलाह थोड़ी सी दिलचस्प है, क्योंकि रिजर्व बैंक को तो ये लग रहा था पिछली मौद्रिक पॉलिसी में कि महंगाई पर नियंत्रण हो गया है और रिजर्व बैंक ने पूरी दुनिया की लीक तोड़कर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को रोक दिया है। बल्कि भारत में जो उत्साही विश्लेषक थे वो ये भी कहने लगे थे कि जुलाई अगस्त के बाद भारत में ब्याज दरें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन IMF का मानना है कि महंगाई पर दबाव भी लगातार बना हुआ है। अगर आप भारत की परिस्थिति में देखें तो खराब मानसून, इस समय फसल की कटाई के समय बारिश जो हम आज देख रहे हैं, इस समय में जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फसल बहुत सारे इलाकों में हार्वेस्ट के समय बारिश, और इसके अलावा बाजार में महंगाई के असंख्य दबाव बने हुए हैं, जिसके कारण शायद रिजर्व बैंक को अभी फ़िलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जारी रखनी पड़ेगी। हालांकि IMF की सलाह रिजर्व बैंक कितना सुनेगा ये अलग बात है, पर IMF मान रहा है कि महंगाई का दौर अभी नहीं गया है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करता है। अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है, उसके फॉलोअप के तौर पर यूरोप के बैंकर्स भी ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव होगा कि वह ऐसा ही कुछ करे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झटपट। आपके आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जुड़ा है, ये आसानी से अब आप पता कर सकते हैं। UIDAI ने इसके लिए एक नया फीचर शुरू किया है। UIDAI की तरफ से वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से OTP के जरिए आप आसानी से पता कर सकेंगे कि आपका कौन सा नंबर या कौन सी ईमेल आईडी आधार के साथ जुड़ा है। यूज़र चाहें तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदल भी सकेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक बार फिर से खरीदारी शुरू की है, लेकिन उसके विपरीत अगर देखें तो म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जमकर बिकवाली की है। म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इक्विटी मार्केट में 5100 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। फरवरी 2021 के बाद म्यूचुअल फंड की ओर से सबसे बड़ी बिकवाली है। 3 महीने बाद अभी इसी महीने अप्रैल में ही FIIs वापस लौटे हैं। सुजुकी समूह पूरी दुनिया में अपने कारोबार का पुनर्गठन कर रही है। भारत के लिए योजना यह है कि मारुति पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगी और सुजुकी टोयोटा के साथ मिलकर हाइड्रोजन और फ्यूल और EV पर काम करेगी, ग्रीन एनर्जी पर काम करेगी। पाकिस्तान में महंगाई 1964 के बाद अप्रैल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान ने इस मामले में। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत की वजह से, कमजोर मुद्रा की वजह से और ईंधन की बड़ी लागत की वजह से अप्रैल में उपभोक्ता महंगाई दर 36% के
पार निकल गई। सर कोई टिप्पणी आपकी? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में संकट काफ़ी गहरा दिखाई दे रहा है। IMF से भी बात नहीं बन रही है, सऊदी अरब से भी मदद लेने की कोशिश की गई है, उसकी संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही। बहुत लंबा वक्त हो गया है पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को फंसे हुए, और इसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। ये महत्वपूर्ण है और ये घटनाक्रम आने वाले समय में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ अगर ले जाता है तो उसका काफ़ी असर एशिया और उसके आसपास की अर्थव्यवस्थाओं पर में दिखाई देगा। मारुति का पुनर्गठन, सुजुकी का पुनर्गठन दिलचस्प है। सुजुकी ने अपने भारत के कामकाज को, मारुति के कामकाज को पेट्रोल डीजल पर केंद्रित करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि मारुति की जो मौजूदा कार्यप्रणाली है भारत में, उसमें ईवीज़ का प्रवेश उतना कम होगा, उससे ज़्यादा कंपनी पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर काम करेगी, और शायद इसके संकेत हैं कि कुछ नए इंजन भी विकसित करेगी जो कि पेट्रोल डीजल के लिए एफिशिएंट इंजन होंगे। यानी भारत में मारुति के इंजनों की एक नई पीढ़ी आने की संभावना बनती दिख रही है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।